गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था कुछ टॉपिक्स। तो आज की क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर, मतलब नेशनल इनकम और वेलफेयर किस तरह से कनेक्टेड है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसमें इसी टॉपिक में हम कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स भी देखेंगे, क्योंकि सुपरफिशियली नेशनल इनकम का और वेलफेयर का बहुत पॉजिटिव रिलेशन नज़र आता है। और सोचने वाली बात भी है कि अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उस कंट्री का वेलफेयर भी इंक्रीज़ होगा ही होगा, क्योंकि नेशनल इनकम के इंक्रीज़ होने का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही हैं उनकी अवेलेबिलिटी टू पर हेड पर्सन जो है वो इंक्रीज़ होगी। और गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली वेलफेयर भी इंक्रीज़ होगा। तो सुपरफिशियली वी कैन से दैट द जीडीपी एंड वेलफेयर एज अ रिलेशनशिप इन पॉजिटिव। ओके, दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप में हैं, एक इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात जो मैं अभी कह रहा था कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स भी है, वो हम नेक्स्ट इसका जो सब टॉपिक है उसमें बात करेंगे। तो पहले हम देखें कि जीडीपी जो है वो वेलफेयर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो रियल जीडीपी, यहाँ पर जीडीपी मतलब है रियल जीडीपी, इज़ कंसिडर्ड एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था। वेलफेयर ऑफ पीपल इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन को मिलने वाली सुविधाएं, चाहे फिर वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, आपके खाने पीने की चीज़ें हों, कपड़े हों, एंटरटेनमेंट की गुड्स वगैरह हों, कुछ भी व्हाटएवर, वो हर आदमी को ज़्यादा मिल रही हैं अगर जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है तो। क्योंकि जीडीपी इंक्रीज़ होने का मतलब है इनकम का इंक्रीज़ होना। इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ output in the economy, other things remaining constant. This means greater availability of goods per person, implying higher level of welfare, popularly known as social welfare. Okay, it is because of this reason the planners and politicians, और इसी वजह से जो कंट्री के प्लानर्स होते हैं, जो 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कंट्री के, ऑलवेज ले एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। इनका सबका जो फोकस रहता है कि भाई कंट्री का जीडीपी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक की जो है इनकम इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज इनकम जो है वो उनको वेलफेयर की तरफ लेके जाएगी। हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ग्रेटर द फ्लो ऑफ ग्रोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रेटर इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। ओके, ये तो बात हुई, एक एस्पेक्ट हुआ जीडीपी का जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वेलफेयर से। बट ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। बट देर आर सर्टन लिमिटेशंस रिलेटेड टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर, और वी कैन से दैट देर आर सर्टन लिमिटेशंस रिलेटेड टू जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। यानी कि ऑल टाइम वी कांट कंसीडर जीडीपी एज द अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। हर वक्त हम ये नहीं कह सकते कि अगर जीडीपी जो है वो वेलफेयर का एक बहुत ही अप्रोप्रिएट, उपयुक्त, सही इंडेक्स है या क्राइटेरिया है। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? नंबर 1, जब हम जीडीपी को वेलफेयर का इंडेक्स नहीं मान सकते, अच्छा इंडेक्स नहीं मान सकते। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल, पहली बात, अगर इनकम जनरेट हो रही है इट इज गुड, लेकिन जनरेटेड इनकम अगर इक्विटेबली, नॉट इक्वली, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होगा। और इन सच सिचुएशन द increased GDP cannot be considered as appropriate welfare of distribution. If distribution of income turns unequal, GDP growth fails to reflect a rise in social welfare. इंडिया इज़ फेसिंग द सिचुएशन एट प्रेजेंट। इंडिया के अंदर यही प्रॉब्लम जो है वो इस समय नज़र आ रही है, जो आपके इमर्जिंग चैलेंजेस के तौर पर, कि इंडिया का जीडीपी तो बढ़ रहा है बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के चलते क्या होता है, जैसा कि मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था, वहाँ यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, कि मेजरली लोग जो हैं वो गरीब होते हैं, और बहुत कम संख्या के अंदर लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। मतलब टोटल वेल्थ जो कंट्री की है, टोटल इनकम है, उस पर 20 से 25% लोगों का ही कब्जा होता है, और बाकी के 70-75% लोग जो हैं वो बीपीएल या
थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन के अंदर अपनी लाइफ को लीड करते हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत कम इनकम और बहुत कम लोगों की बहुत ज़्यादा इनकम। तो इस सिचुएशन के अंदर हम उस जीडीपी को जो है वो वेलफेयर का इंडेक्स नहीं मान सकते, क्योंकि जो जीडीपी है उसमें तो जो एक मज़दूर है जो सड़क पे काम करता है या मकान बनाने वक्त जो काम करते हैं, जो दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करते हैं और फिर शाम को 300-400 रुपये बड़ी मुश्किल से उनको मिल पाते हैं, उसकी इनकम भी इंक्लूड होती है। और दूसरी तरफ जो जयंती लाल अडानी हैं, मुकेश अंबानी हैं, रतन टाटा हैं, है ना, इन जैसे जो मल्टी बिलियनियर्स हैं, इनकी इनकम भी जीडीपी में इंक्लूड होती है। अब देखने वाली बात यह है कि वो जो जनरेटेड इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो रही है। अगर वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है देन वी कैन से दैट द जीडीपी इज़ एप्रोप्रिएट इंडेक्स फॉर वेलफेयर। लेकिन अगर वो इक्विटेबल नहीं है तो फिर हम जीडीपी को जो है वो वेलफेयर का इंडेक्स नहीं मान सकते। वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, starvation deaths are hitting the headlines more often than ever before. Reason, distribution of income is becoming increasingly unequal. तो पहला जो लिमिटेशन हो गई जीडीपी को वेलफेयर का इंडेक्स मानने की वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकंड इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। कंपोजिशन मतलब वो जीडीपी जो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है उसमें कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर किसी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है बट उस जीडीपी में ज़्यादातर जो इनकम जनरेट हुई है वो तोप, गोले, बारूद और लड़ाकू जहाज जो फाइटर जेट होते हैं इनको बनाने में खर्च हो रहा है, पैसा इनकम जनरेट हो रही है, तो फिर ऐसे जीडीपी को हम वेलफेयर का सिंबल नहीं मान सकते। डायरेक्टली तो नहीं मान सकते, इनडायरेक्टली तो कह सकते हैं कि हाँ भाई कंट्री जो है वो सेफ रहेगा तो ही वेलफेयर होगा, लेकिन डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि अगर वार हेड्स, डिफेंस गुड्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं और उस वजह से जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐसा जीडीपी जो है वो वेलफेयर का सिंबल नहीं होगा। आगे वो कह रहा है कि ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर्स अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन द कंट्री बट इट कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इंडिया में बार्टर सिस्टम, मैंने 5th चैप्टर जो हमने पढ़ा था मनी का, उसमें आपको समझाया था कि बार्टर सिस्टम भी प्रिवेल्ड था किसी टाइम में इंडिया के अंदर, और अभी भी रूरल एरियाज में कहीं कहीं जो है ये सिस्टम काम कर रहा है। इसमें गुड्स के बदले गुड्स ली जाती हैं, काम के बदले पैसा नहीं मिलता है, गुड्स ही मिल जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो जो वेज है, वो जो इनकम है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है कहीं पे भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो जीडीपी जो है वो वेलफेयर का इंडेक्स होगा अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस ज़्यादा हैं तो इन रूरल एरियाज या इन रूरल इकोनॉमीज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल्स टू सम एक्सटेंट। पेमेंट्स फॉर फार्म लेबर आर ऑफन मेड इन काइंड रादर देन इन कैश। काइंड का मतलब वस्तु। ज़्यादातर जो पेमेंट है वो आज भी वस्तुओं के रूप में किए जाते हैं, ना कि कैश के रूप में। मतलब कहीं किसी कोई मजदूर है, खेत पे काम कर रहा है, तो उसके बदले में जो उसको मजदूरी है वो पैसे के रूप में न दी जाकर जिस खेत पे वो काम कर रहा है उसमें जो फसल उगाई जा रही है उसी फसल का एक हिस्सा उसको एज ए पेमेंट दे दिया जाता है। ऑल सच ट्रांजेक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड। ये सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। दिस कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। अब इस वजह से जीडीपी का सही एस्टिमेशन नहीं हो पाता है। टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड इट रिमेन्स एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो जब एक्चुअल जीडीपी ही एस्टिमेट नहीं हो पा रहा है तो फिर हम जीडीपी को वेलफेयर का इंडेक्स कैसे मान सकते हैं। तो इट इज़ द थर्ड लिमिटेशन फॉर कंसीडरिंग जीडीपी एज appropriate welfare index. And the last is externalities, बाहरी प्रभाव। Externalities refer to good and bad impact of an economic activity without paying the price or penalty for that. किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो बाहरी प्रभाव हैं जिसके लिए न तो आपको भुगतान करना पड़ रहा है और न ही आपको जुर्माना भरना पड़ रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़। थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब ये जो इम्पैक्ट हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज अकर्स व्हेन फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स, कोई मिस्टर एक्स है, मेंटेन्स अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई जो कि मिस्टर एक्स के नेबर हैं एन्जॉय इट। आपके पड़ोस में बहुत बड़ा एक बगीचा है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं जिनकी खुशबू आप तक आती है, तो आप भी उसको एंजॉय करते हैं। इट एड्स टू वेलफेयर ऑफ मिस्टर वाई। तो बगीचा तो लगाया किसने, एम ने, और वेलफेयर किसका इंक्रीज हो रहा है साथ के साथ, मिस्टर वाई का भी। लेकिन
ही डज नॉट पे फॉर इट, लेकिन इसके लिए वो भुगतान नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज अकर व्हेन फॉर एग्जांपल स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज कॉजेज एयर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ड्राइवन इनटू रिवर्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। किसी शहर के अंदर फैक्ट्रीज लगाई गई जिससे उस शहर की इनकम जो थी वहाँ के लोगों की वो बढ़ी, क्योंकि लोगों को रोजगार मिला, बट एट द सेम टाइम उस शहर के अंदर एयर पोल्यूशन बढ़ा और वाटर पोल्यूशन बढ़ा। तो इसके लिए उन फैक्ट्रीज के ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। इट कॉजेज अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर बट मोस्ट फार्मर डू नॉट पे द पेनल्टी। GDP फेल्स टू अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ऑन सोशल वेलफेयर। तो अगर एक्सटर्नलिटीज़ की बात करें हम, तो यहाँ पर भी जो GDP है वो जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, उनको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाती है, ठीक है ना। GDP केवल मॉनेटरी गेन को बताता है, बट उस मनी को गेन करने के लिए, उस इनकम को गेन करने के लिए हमने अपने वेलफेयर का कितना नुकसान कर दिया थ्रू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये कैलकुलेट जो है, ये कैलकुलेशन GDP में नहीं हो पाती है। हैंस इट इज़ एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो ये 4 लिमिटेशंस हैं जो बताई जा सकती हैं कि हम GDP को एक सही इंडेक्स, एक सही मापक, एक सही मेजरमेंट क्यों नहीं मान सकते वेलफेयर का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो लाइव क्लास के अंदर जो बात करी थी हमने, वो डज एंड डोंट्स एंड एबिलिटी जोन में चल रही थी हमारी। तो डज एंड डोंट्स के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक पॉइंट तो हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉमिनल GDP है वो वेलफेयर का इंडेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि नॉमिनल GDP का इंक्रीज़ होना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से ही हो, वो प्राइस हाइक की वजह से भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट तो यही था। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि डू नॉट कंसीडर X माइनस M, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो डिफरेंस है, मतलब कोई भी कंट्री जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सामान बेचता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सामान खरीदता है, उसका जो डिफरेंस है उसको NFIA नहीं मानना चाहिए। दैट इज नॉट NFIA, ओके, इट इज सिंपली नेट एक्सपोर्ट। इसकी बजाय इसको हम क्या बोलेंगे, नेट एक्सपोर्ट कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। व्हाट वी एक्सपोर्ट, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ही तो पार्ट होता है, हमने वो उसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में तो जनरेट किया है। इट इज़ टू बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ नॉट अ फैक्टर इनकम, ये कोई फैक्टर इनकम नहीं है। एंड रिसिप्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स आर लाइक रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। जो भी हम माल बेच रहे हैं उससे हमको जो पैसा मिल रहा है वो हमारी नेट फैक्टर इनकम नहीं है, बल्कि हमारे प्रोडक्ट को बेचने के बदले में प्राप्त हुआ धन है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, पॉन्ड एटसेट्रा। जबकि जो NFIA है वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो फॉरेन में अर्न की हुई इनकम है और जो फॉरेनर्स हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं इंडिया के लिए, उनकी इंडिया में अर्न की हुई इनकम का डिफरेंस है। तो X माइनस M कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज NFIA। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद जो लाइव क्लास में हमने नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री कौन कौन होते हैं इसको दोबारा से डिस्कस किया था, है ना, और नॉर्मल रेजिडेंस में किसको इंक्लूड करना चाहिए और किसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ये लगभग वो सारे पॉइंट वही हैं जो हमने ड्यूरिंग द चैप्टर डिस्कस किए थे। और डोमेस्टिक टेरिटरी को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर मैंने इन्होंने थोड़ा सा और उसको एलिब्रेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, जो लाइव क्लास में मैंने आपको समझाया था। इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आई एम हियर, आप मुझसे लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 4th चैप्टर है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसको स्टार्ट करेंगे। Goodbye, see you.